वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसआई और जो आईटी के बच्चे होते हैं उनके लिए जो कॉमन क्लास होती हैं बाल विकास और अधिगम की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। और आज है वो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है वो है छात्र से संबंधित कारक। इसके अंदर पहला है वो है छात्र से संबंधित कारक। छात्र संबंधी कारक, ठीक है। तो छात्र संबंधी कारकों में पहला कारक है वो है अभिरुचि। क्या है? अभिरुचि। यह अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे प्रमुख कारक है। अभिरुचि है यह अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से प्रमुख कारक है। मतलब सबसे प्रमुख कारक है वो है क्या? अभिरुचि। मतलब अधिगम को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है उनमें सबसे प्रमुख कारक है वो है अभिरुचि। सभी कारकों को संतुलित होने के बाद एक छात्र सीखना नहीं चाहता तो उसका सीखना कठिन हो जाता है। सभी कारकों के मतलब कोई भी छात्र है वो सभी कारकों को संतुलित किया जा सकता है, परंतु अगर बालक अगर खुद सीखना नहीं चाहता है, उसकी खुद की रुचि सीखने में नहीं है, तो फिर तो उसका सीखना कठिन है। तो अभिरुचि क्या होती है कि जैसे मतलब रुचि, अभिरुचि यानी खुद की रुचि। अगर बालक सीखने में अभिरुचि नहीं रखेगा, वह सीखने में रुचि नहीं रखेगा, उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, वह उत्साहित नहीं होगा, वह प्रेरित नहीं होगा, तो फिर मतलब ही क्या सिखाने का? बात तो वही खत्म हो जाती है। तो ये होती है सबसे प्रमुख कारक। कौन सा? सीखने का। कौन? अभिरुचि, ठीक है। दूसरा है वो है बुद्धि लब्धि या आईक्यू। क्या है भाई? आईक्यू। बुद्धि लब्धि या आईक्यू दूसरा कारण है वो है व्यक्ति के सीखने के सीधे तौर पर प्रभावित करता है। व्यक्ति के सीखने को सबसे सीधे तौर पर प्रभावित कौन करता है? बुद्धि लब्धि करती है। अधिक व्यक्ति बहुत जल्दी सीखता है और कम बुद्धि वाला व्यक्ति बहुत देर से सीखता है और भूलता भी है।
तो ये है वो पहले दो कारक है, पहला है वो है अभिरुचि और दूसरा है वो है बुद्धिलब्धि। मतलब बुद्धिलब्धि मतलब याद करने की शक्ति, आईक्यू। बुद्धिलब्धि आईक्यू मतलब याद करने की शक्ति, ये सीखने को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। हम सभी को पता है कि जितना याद होगा वही सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। तो जिसकी बुद्धिलब्धि तेज है वो जल्दी सीखता है और जिसकी बुद्धिलब्धि कम है वो देरी से सीखता है और भूल भी जाता है। तो ये होगी बुद्धिलब्धि, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुद्धिलब्धि और आईक्यू, सॉरी अभिरुचि और आईक्यू ये हो गया। तीसरा है वो है अभिप्रेरणा। तीसरा है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में पहला है अभिप्रेरणा में जो पहला है वो है प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक है ना। प्राथमिक है वो शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। दूसरा है वो है मनोवैज्ञानिक। अभिप्रेरणा में दो होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। पहली अभिप्रेरणा, प्राथमिक अभिप्रेरणा है वो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और द्वितीयक अभिप्रेरणा है वो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है। अब नंबर 4 है वो है अभिवृत्ति। नंबर 5 है वो है स्वास्थ्य। नंबर 6 है वो है परिपक्वता। 7 है वो है शैक्षिक पृष्ठभूमि। शैक्षिक पृष्ठभूमि और 8वां है वो है साथी समूह। ये हो गए जो छात्र से संबंधित कारक है वो प्रभावित करने वाले कारक। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक है वो शारीरिक कारकों को, शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और द्वितीय है वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, ठीक है। अगला है अभिवृत्ति, मतलब बच्चे की अभिवृत्ति कहती है कैसी है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा सीखने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, बच्चा पढ़ाई के प्रति किस प्रकार से है वो व्यवहार करता है, ठीक है। अगला है वो है स्वास्थ्य। बच्चे का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है सीखने के लिए। बच्चे का स्वास्थ्य शारीरिक रूप से भी सही होना चाहिए और मानसिक रूप से भी सही होना चाहिए, तभी बच्चा है वो सही तरीके से सीख पाता है, सही तरीके से अधिगम कर पाता है, ठीक है। अगला है वो है परिपक्वता। सीखने के लिए परिपक्वता सबसे महत्वपूर्ण होती है। परिपक्व होगा उसी अनुसार बच्चा सीखेगा, जितना अधिक परिपक्व होगा उतना अधिक बच्चा है वो सीखेगा, अधिगम करेगा, ठीक है। अधिगम का दूसरा नाम सीखना है। अगला है शैक्षिक पृष्ठभूमि, यानी शैक्षिक पृष्ठभूमि यानी स्कूल का वातावरण कैसा है, शिक्षा कैसी है ना, शिक्षक कैसे हैं,
बच्चा किस प्रकार से सीखता है, ये सबसे जरूरी है वो होता है, ताकि बच्चे आए वो सही वातावरण में रहे, सही स्कूल में रहे, सही शिक्षकों के वो निर्देशन में रहे, ताकि बच्चा है वो अच्छी तरीके से अधिगम कर सके, अच्छी तरीके से सीख सके। अगला है वो है साथी समूह है। बच्चे के साथी कैसे हैं, बच्चे के दोस्त कैसे हैं, उसका जो स्कूल के अंदर जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, उसी के अनुसार बच्चा व्यवहार करेगा, उसी के अनुसार बच्चा सीखेगा, जो वो सिखाएंगे वही वह बच्चा सीखेगा। तो ये है वो छात्र संबंधी कारक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब अगला है वो है अध्यापक संबंधी कारक। पहले छात्र संबंधी, अब अध्यापक संबंधी यानी टीचर संबंधी, है ना। पहला है अध्यापन में रुचि, दूसरा विषय ज्ञान, तीसरा छात्रों के प्रति व्यवहार, चौथा शिक्षण विधि का ज्ञान, पांचवा व्यक्तित्व, नंबर 6 वो है संप्रेषण कौशल, और नंबर 7 वो है अभिवर्ती। ये है वो शिक्षक संबंधी कारक है। अधिगम को जो प्रभावित करते हैं शिक्षक के कारक वो है, पहला है वो है अध्यापन में रुचि। शिक्षक को पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए, तभी शिक्षक अच्छा पढ़ा पाएगा। ऐसा नहीं है किसी शिक्षक को मजबूरी में किसी व्यक्ति को पकड़ के बैठा दिया कि तुम पढ़ाओ, अगर उसे पढ़ाने में रुचि नहीं है फिर भी उसे कहा जाता है कि तुम पढ़ाओ, तो वह अच्छी तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। तो शिक्षक होता है उसे पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए, पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए। दूसरा है वो है विषय ज्ञान। अध्यापक जिस विषय को पढ़ाता है उस विषय का उसे ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी वह बच्चों को सिखा पाता है। जब उसे ज्ञान ही नहीं है तो वो किस प्रकार से सिखाएगा, ज्ञान होगा, विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगला है वो है छात्रों के प्रति व्यवहार, मतलब छात्र है उसके साथ शिक्षक का कैसा व्यवहार है ना। शिक्षक उसे प्रेम से सिखाता है, अच्छे संगे, ऐसा नहीं हो शिक्षक क्रूड हो, क्रोधित हो, है ना, आराम से प्रेम से शास्त्रीयपूर्ण व्यवहार से सिखाना चाहिए। ठीक है। अगला है व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व अच्छा होगा तभी शिक्षक है वो सही तरीके से अधिगम करा पाएगा, तो सही तरीके से सिखा पाएगा। अगला है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल मतलब बोलने का तरीका कैसा है, दूसरे को समझाने का तरीका कैसा है, छात्रों को समझाने का तरीका शिक्षक का कैसा है, संप्रेषण कौशल अच्छा होना चाहिए। अगला है वो है अभिवर्ती, शिक्षक की अभिवर्ती कैसी है, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, खुद का व्यवहार है, लोगों के बीच में किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से व्यवहार करता है, तो ये है वो शिक्षक संबंधी कारक है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा कारक है वो है समय सारणी।
चौथा है अनुशासन। चौथा है अनुशासन। पांचवा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। छठवां है वो है पाठ्यक्रम। और सातवां है वो है वातावरण। तो ये है वो अन्य कारक भी है। जो अन्य कारक भी होते हैं वो कहलाते हैं, ठीक है। जो अन्य कारक होते हैं वो ये होते हैं, पहला है वो है समय सारणी, दूसरा है अनुशासन, और तीसरा है वो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, और छठा है वो है पाठ्यक्रम, और सातवां है वो है वातावरण। समय सारणी मतलब किस समय में बच्चा सीख रहा है, किस समय में बच्चा सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कितना उसे याद रह रहा है, तो उसका है वो समय सारणी होनी चाहिए ना। किस समय पढ़ना है, किस समय सोना है, वो सभी समय सारणी के अनुसार होना चाहिए। अगला है वो अनुशासन। मतलब अनुशासन सीखने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होगा। जब हम अनुशासन में रहेंगे तभी हम सही तरीके से सीख पाएंगे। अगला है वो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। भाई सीखते हैं, पढ़ाई के द्वारा सीखते हैं, परंतु पढ़ने के साथ साथ हम और कौन सी क्रियाएं करते हैं, खेलना है, मतलब व्यायाम करना है, ठीक है, और भी जो कार्य होते हैं, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अगला है वो है पाठ्यक्रम। पढ़ते हैं हम, जो पढ़ते हैं वो कैसा है, पाठ्यक्रम कैसा है हमारा, वो भी महत्वपूर्ण होता है। और अगला है वो है वातावरण। हम जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ रहते हैं, उसका वातावरण कैसा है। अगर अच्छा वातावरण मिलेगा तब हम अच्छा सीखेंगे, बुरा मिलेंगे तो बुरा सीखेंगे। जैसे आपने पिछले क्लासों में भी ये कहा है कि जिस तरीके से वातावरण मिलता है बच्चा उसी तरह का हो जाता है। अगर कोई बच्चा है वो ऐसा गुंडे लोगों के पास, चोर बदमाशों के पास रहेगा तो वह गुंडागर्दी चोरी ये सीखेगा। कोई अच्छा रहेगा, पढ़ने वालों के साथ रहेगा तो वह पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा, है ना। तो ये होता है, वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये कुछ अन्य कारक भी है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की अलग अलग आधारों पर अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। अध्ययन की सुविधा से दृष्टिकोण से इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की व्याख्या अलग अलग आधारों पर और अलग अलग ढंग से की है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने जो अधिगम की जो व्याख्या है वो अलग अलग तरीके से और अलग अलग ढंग से की है ना। अध्ययन की सुविधा यानी पढ़ने की सुविधा के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा है। अध्ययन की सुविधा में इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है वो है व्यवहारवाद, दूसरा संज्ञानवाद, और तीसरा है वो है संरचनावाद। संरचनावाद मतलब अध्ययन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है वो है व्यवहारवाद, दूसरा संज्ञानवाद, और तीसरा है वो संरचनावाद। तो ये 3 प्रकार से अध्ययन की सुविधा में से 3 प्रकार से बांटा गया। किसके?
व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और संरचनावाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब अपन बात करेंगे, वो करेंगे व्यवहारवाद पर। व्यवहारवाद, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत की परिकल्पनाएं। पहली, अधिगम व्यवहार अधिगम व्यवहार में परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़ता है। व्यवहार में परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़ता है। दूसरा है, वातावरण व्यवहार के रूप का निर्धारण करता है। व्यवहार के रूप का निर्धारण करता है। निर्धारण करता है। नंबर 3 है, समीपता एवं पुनर्बलन के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है। समीपता और पुनर्बलन के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है। प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है। नंबर 4, अधिगम अनुबंधन द्वारा सीखा गया नया व्यवहार है। अधिगम अनुबंधन द्वारा सीखा गया नया व्यवहार है। नंबर 5, अनुबंधन 2 प्रकार का होता है। अनुबंधन 2 प्रकार का होता है। पहला, प्राचीन, ये किसके द्वारा दिया गया? पावलोव, पिछली क्लास में पढ़ा था ना आपने। और दूसरा है, वो है साधनात्मक। ये किसने दिया? स्किनर ने। किसने दिया? स्किनर ने। अवांछित व्यवहारों में कमी लाने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है।
तो ये है वो है व्यवहारवाद की परिकल्पनाएं। क्या है भाई? व्यवहारवाद की परिकल्पनाएं। क्या है? पहली, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़ता है। अधिगम है वो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है? अधिगम। अनुबंधन द्वारा व्यवहार में अधिगम दिखाता है। अगला है वो है वातावरण व्यवहार के रूप का निर्धारण करता है। वातावरण है वो व्यवहार के रूप का निर्धारण करता है। जैसा वातावरण होगा व्यवहार भी वैसा होगा। व्यवहार का रूप कौन तय करता है? वातावरण। हमने अभी बात की ना, जो चोरों में रहेगा वो चोर बनेगा, जो अच्छों में रहेगा वो अच्छा बनेगा। तो व्यवहार में का रूप है वो कौन तय करता है? वातावरण करता है। अगला है समीपता और पुनर्मन के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है। समीपता यानी कितना नजदीक से सीख रहे हैं हम, और पुनर्मन है वो किस प्रकार से हो रहा है। अगर समीपता है और पुनर्मन सही तरीके से हो रहा है तो अधिगम की व्याख्या है वो सही होगी। ठीक है। अगला है अधिगम अनुबंधन द्वारा सीखा गया नया व्यवहार है। अधिगम अनुबंधन के द्वारा जो हम कुछ सीखते हैं वो क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। अनुबंधन दो प्रकार का होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, प्राचीन अनुबंधन और साधनात्मक अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन किसने बताया? पावलोव ने। और साधनात्मक अनुबंधन स्किनर ने। अवांछित व्यवहार में कमी लाने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है। अवांछित यानी जो व्यवहार हमें नहीं चाहिए, जो व्यवहार हम नहीं करना चाहते हैं, अगर बच्चा वो व्यवहार करता है तो उसे क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। क्या जाता है? दंड दिया जाता है। तो ये व्यवहार की परिकल्पनाएं हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ले लिया? प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन। यहां लिख लेते हैं। पहला है वो है वाटसन, दूसरा स्किनर, तीसरा हल, चौथा गुथरी, पांचवा पावलोव, छठा थार्नडाइक। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है, ये प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन सा? वाटसन, स्किनर, हल, गुथरी और पावलोव और थार्नडाइक। इन्होंने व्यवहारवाद की है वो परिकल्पना की है, व्यवहारवाद पे सिद्धांत दिए। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया व्यवहारवाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की बात करेंगे कल। धन्यवाद।